सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, राइट। इसलिए उतना आसानी से कलेक्टर भी परमिशन नहीं दे सकता है कि आज किसी आदिवासी की जमीन है वो गैर आदिवासी के नाम पर हो जाए। जोहार साथियों, यहाँ पर क्या कोई गैर आदिवासी व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी आदिवासी की जमीन अपने नाम पर करवा सकता है? क्या ये जो सेटलमेंट है, ये जो सौदे हैं, ये लीगल है, वैध है, या फिर हमारा जो कानून है वो इस पर क्या कहता है? दोस्तों, अगर किसी गरीब आदिवासी परिवार की जमीन हड़प ली गई है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? उसकी जो जमीन है उसको वापस कैसे मिलेगी? तो दोस्तों आइए यहां पर समझते हैं पूरा डिटेल में, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी कहानी, और यहां पर उन सारे कानून को समझेंगे कि कौन कौन से कानून यहां पर लागू होते हैं। मान लो ऐसी कंडीशन आती है कि अगर किसी गैर आदिवासी व्यक्ति ने आदिवासी की जमीन है उसको हड़प ली गई है या धोखाधड़ी से अपने नाम पे करवा ली गई है, तो उसको वापस वो व्यक्ति कैसे लेगा या फिर उस परिवार के नाम पर वापस कैसे होगी, राइट। इसमें कलेक्टर का क्या रोल होता है उसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे, और डिटेल में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा है इस कानून को लेकर, इस मामले को लेकर, उसके बारे में भी डिटेल में बात करें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह जानेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है, कानून है, और हमारी जो अदालतें हैं या कोर्ट्स है, ये यहां पर क्या कहती है। दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं कानून और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इस बात पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है कि किसी भी आदिवासी की जो जमीन है वो गैर आदिवासी के नाम पर नहीं हो सकती है, राइट। तो यहां पर भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें सबसे पहला वाला जो आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आता है, वो आता है आर्टिकल 244, यानी 244 अनुच्छेद 244, राइट, जो ये कहता है कि SC ST क्षेत्रों में, यानी क्षेत्रों में जो दो भागों में अलग अलग बात करता है, किस तरीके से कि जितने भी यहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 244(2) यहां पर काम करता है। यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 दो भागों में बटा हुआ है, एक 5th शेड्यूल की बात करता है, एक 6th शेड्यूल की बात करता है, और यहां पे पूरी तरीके से सुरक्षा की बात करता है, और यहां पर सरकार को यह शक्ति देता है, अधिकार देता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी आदिवासी की जो जमीन है उसकी सुरक्षा करने का जो दायित्व है वो सरकार का है, और किसी भी हालत में उनकी जो जमीन है वो किसी और के पास ना जाए या फिर किसी गैर आदिवासी के नाम पर ना हो। ये यहां पर प्रावधान करता है कौन? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 यानी अनुच्छेद 244। अब यहां पर सरकार किस तरीके से कदम उठा सकती है या फिर सरकार इसमें क्या कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 244 भारतीय संविधान के अनुसार सरकार को बहुत सारे अधिकार देता है और एक प्रकार से एक पावर देता है कि यहां पर यह कहता है कि सरकार का यह दायित्व है कि किसी भी प्रकार से किसी भी आदिवासी धरोहर को, आदिवासी जमीन को किसी दूसरे के नाम पर, अदर्श के व्यक्ति के नाम पर न किया जाए और उस जमीन का संरक्षण किया जाए, राइट। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि यहां पे इसके बावजूद भी, ये कानून होने के बावजूद भी, आर्टिकल 244 होने के बावजूद भी यहां पे इस तरीके से एक जो गरीब आदिवासी जो परिवार है वो उसकी जो जमीन है वो किसी और के नाम पे हो जाती है, और आज जो परिवार ये वाला है ये रोड पर है, राइट। इस तरीके से यहां पे एक उदाहरण है जिसमें मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो पहले बनाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर वीडियो वाला फोल्डर में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ कानून की बात करेंगे, सारे अनुच्छेद की बात करेंगे और धाराओं की बात करेंगे, राइट। और ये नॉलेज आप हर किसी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यहां पर इस वीडियो के द्वारा ये नॉलेज आपको मिला है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें दोस्तों। चलिए, तो अब यहां पर ये जो सवाल उठता है कि अगर मान लो से कि इस तरीके से कानून है उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं आम क्यों हैं? इसका सीधा सीधा कारण है कि कहीं न कहीं अधिकारियों कर्मचारियों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए इस टाइप की जो घटनाएं हैं, इस तरीके जो काम है वो होते हैं, राइट। अब यहां पर आगे बढ़े और अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है। तो यहां पर ये जो परिवार हैं, इस परिवार में इनसे जब बात हुई हमारी तो इनसे जब पूछा गया कि यहां पे जमीन है, ये जब अभी फिलहाल में ये किसके नाम पे, तो एक गैर आदिवासी के नाम पे, लेकिन उससे पहले किसके नाम पे थे, तो एक आदिवासी के नाम पर थी, ये यहां पर जानकारी मिली। तो अब यहां पर बात यहां पर यह आती है कि मान लो कि पहले गैर आदिवासी के नाम पर, मतलब आदिवासी के नाम पे थी, उसके बाद गैर आदिवासी के नाम पर कैसे हो गई? इसमें यहां पर किसी न किसी प्रकार से जो भी इसे रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी है या फिर SDM है या फिर तहसीलदार है या फिर DM है, इनकी परमिशन के बिना किसी भी प्रकार से किसी आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर नहीं किया जा सकता है। अगर मान लो से कि विशेष कोई प्रावधान है, किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा गंभीर कोई मान लो से कि मुद्दा है जिसके आधार पर मान लो से जमीन किसी के नाम पर करने की जरूरत भी पड़े तो भी वहाँ पे आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रूल्स है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं,
राइट। इसलिए उतना आसानी से कलेक्टर भी परमिशन नहीं दे सकता है कि आज किसी आदिवासी की जमीन है वो गैर आदिवासी के नाम पर हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कि इस तरीके से हुआ है तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, राइट। और इसको लेकर आपके माइंड में क्या है दोस्तों, तो आप इसके बारे में जरूर कमेंट करें कि अधिकारियों का क्या रोल हो सकता है, या फिर जिसने अपने नाम पे ये करवाई है क्या वो अपने नाम पे आसानी से करवा सकता है। तो ये यहां पर है। अब दोस्तों यहां पर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि किसी भी प्रकार से मान लो से कोई भी अनुसूचित क्षेत्र है या फिर आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर आर्टिकल 19 ये कहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी व्यक्ति उस आदिवासी क्षेत्र में या फिर एसटी के क्षेत्र में वो नहीं आ सकता है, मतलब निवास नहीं कर सकता है, न ही अपना कोई काम धंधा कोई संस्था वहां पर चला सकता है, राइट। तो इस तरीके से मान लो से कि आर्टिकल 19 ये सीधे यहां पर ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 19 ने सीधे यहां पर यह कहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से कोई धंधा स्थापित करने के लिए या फिर वहां पे निवास करने के लिए नहीं रह सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके वहां पर रहने से उनकी जो संस्कृति है, आदिवासियों की संस्कृति है, वो प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं उनका जो हक अधिकार है उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहां पर आर्टिकल 19 सीधा कहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गैर आदिवासी व्यक्ति है वो आदिवासी क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकता है, न ही वहां पर वो कोई काम धंधे के हिसाब से वहां पर रोक सकता है, राइट। ये है। अब इसके बाद में आर्टिकल 19 के आधार पर बहुत सारे ऐसे कानून हैं, अलग अलग राज्यों ने बहुत सारे कानून बनाए हैं जिसके आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी आदिवासी की जो जमीन है वो गैर आदिवासी के नाम पर होने पर प्रतिबंध लगाते हैं। वो कानून कौन कौन से कानून हैं? तो अभी हमने यहां पर सबसे पहले अनुच्छेद की बात की, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 244 है, 244 यहां पर सबसे पहले यही कहता है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम पर नहीं हो सकती है, नहीं की जा सकती है, राइट। हाँ, विशेष किसी गंभीर कोई मानो से कि कोई मुद्दा है तब जाके हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में आर्टिकल 244 जो कहता है वही आर्टिकल 19(5) भी कहता है कि किसी भी प्रकार से बाहरी व्यक्ति वहां पर आकर घूमना फिरना है, किसी प्रकार से निवास करना वो नहीं कर सकता है। इसके आधार पर किन किन राज्यों ने यहां पर जो कानून बनाए हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 जो एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 19(5) के आधार पर किन किन राज्यों ने, महाराष्ट्र में कौन सा कानून बना है, मध्य प्रदेश ने कौन सा कानून बनाया है, उसके बाद में राजस्थान ने कौन सा कानून बनाया है, उसके बाद उड़ीसा ने कौन सा कानून बनाया है। अलग अलग राज्यों ने, झारखंड वगैरह सारे सब कुछ राज्यों ने अपने अपने राज्य में आर्टिकल 19(5) का इस्तेमाल करके कानून वगैरह बनाए हैं, राइट। जैसे यहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ये जो मामला है मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 ये एक कानून है जो आर्टिकल 19(5) के आधार पर ही काम करता है। और यहां पर हिंदी में अगर बोले तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, राइट। तो ये यहां पर जो कानून है ठीक वैसे ही राजस्थान में भी बना है, राजस्थान भू राजस्व संहिता, ठीक है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड 1956 बना है। और उसके बाद में फिर यहां पर हम बात करें तो बॉम्बे यानी महाराष्ट्र की बात कर लें तो बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड भी बना है, राइट। बॉम्बे लैंड रेवेन्यू जो कोड है वो क्या है, तो उसको भी आपको यहां पर स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स का। तो दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें, इसमें यहां पर जो आर्टिकल 19(5) के आधार पर बने कानून है वो मैं यहां पर शो कर रहा हूं, आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए आर्टिकल 19(5) का इस्तेमाल करके कौन सा कानून बनाया गया है, तो इसमें है महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966। उसके बाद में फिर मैंने यहां पर आपको बताया था मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। उसके बाद फिर यहां पर देखें तो बॉम्बे भू राजस्व संहिता 1879 यानी 1879। ये सारे जो कानून है, इसके अलावा बहुत सारे और कानून है हर एक राज्य में बने हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से CNT एक्ट भी है, CNT एक्ट 1908 है, राइट। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो आर्टिकल 19 के आधार पर 19(5) के आधार पर बने हुए हैं। सभी में सब कानून का नाम से अलग अलग भले हैं अलग अलग स्टेट में, लेकिन इनका सभी का जो मकसद है वो एक ही है कि किसी भी प्रकार से जो आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उनकी जमीन, उनकी संपदा किसी और अन्य सदस्य के नाम पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, राइट। अगर मान लो कोई इलीगली तरीके से इस तरीके से काम करता है तो फिर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सरकार कर सकती है। उसके बाद में मान लो से कि सरकार भी मान लो से काम नहीं करते तो ये जो मामला है ये कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में 100% कोर्ट एकदम सही तरीके सटीक तरीके से सारे जितने भी कानून हैं, जैसे कि वेदांता जजमेंट ले लो, राइट। उसके बाद में समता जजमेंट ले लो, तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनका एनालिसिस करने के बाद में जजमेंट देता है। और उसके बाद में जो यहाँ पे जो भी मामला होता है किसी और के नाम पे करवाने का, वो रिजेक्ट होता है और उनको वहाँ पर फेलियर हाथ लगती है और वो जो जमीन थी वो वापस उसी परिवार, उसी समुदाय के नाम पर हो जाती है जिसकी पहले थी। दोस्तों यहां पर अगला वाला हमारा भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस आर्टिकल को ध्यान से देख ले, समझ लें। आर्टिकल 46 ये कहता है कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण,
मतलब सिंपल है कि सरकार आदिवासियों के हितों का संरक्षण करेगी, यानी उनके जो आर्थिक है और शैक्षिक हितों का संरक्षण करेगी। आर्थिक मतलब आर्थिक तौर पे उनको मजबूत करने की, सशक्त करने की कोशिश करेगी, सशक्त करेगी, और शैक्षिक आधार पर उनको मजबूत करेगी, राइट। ये यहां पर आर्टिकल 46 कहता है। और उसी बाद में इसी आर्टिकल में फिर यहां पर यह भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य की भूमि है, किसी आदिवासी की भूमि है, तो उस भूमि से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसकी है तो वो एक संरक्षण का काम करेगी कौन? सरकार, कि उसकी भूमि उसके पास ही रहे, राइट। इसलिए यहां पर यह बोला है कि जो आदिवासियों की भूमि है उसका संरक्षण सरकार करेगी, राइट। आर्टिकल 244 में सीधे सीधे यहां पर यह बोला गया है और अधिकार दिया है सरकार को, राइट। अब आते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उनके ऊपर आते हैं पॉइंट टू पॉइंट और उनको समझते हैं, राइट। अभी तक दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी टाइप के वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और इन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि अपने तक सीमित ना रखें, राइट। बहुत ही ज्यादा काम के इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। हो सकता है पता नहीं किस साथी को, किस परिवार को ये वीडियो काम आ जाए, कुछ जानकारी मिल जाए और अपने जो कुछ कमी पेशी है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई कमी पेशी है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फैमिली ऐसा है जिन्होंने जमीन की कोई ली है, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री करा के उसको रख दिया है पेंडिंग में, अभी तक उसको नाम पे नहीं करवाया है। किसी ने जमीन खरीद ली है, केवल स्टाम्प बना के रख लिया है, लेकिन उसको नाम पे कंप्लीट नहीं करवाया है। तो इसमें आगे चल के बहुत ज्यादा से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक इस तरीके से, राइट। इसलिए यहां पर ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और पूरे से जितने भी साथी देखते हैं, आप सभी साथियों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी साथी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट। और इसी तरीके से मानो से कि हम से की कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ने की, और उसके बाद में जागरूक करने की। तो जो समाज है जो अपने कई अधिकारों से वंचित हो जाता है, वो धीरे धीरे जागरूक होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करेगा। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करें जो संपत्ति संबंधी कानून है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए कानून है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वो ये है CNT एक्ट 1908, CNT एक्ट 1908, राइट। तो इसको यहां पर ध्यान से देखना है। तो यहां पर मैंने शुरुआत में बोला था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कानून बने हुए हैं आर्टिकल 1905 के आधार पर। तो इसमें CNT एक्ट 1908 यानी CNT अधिनियम 1908 क्या कहता है? तो ये सीधे सीधे ये कहता है कि झारखंड में ये कानून लागू होता है। सबसे पहली बात तो ये है, CNT एक्ट 1908 कहां पर लागू होता है? झारखंड में। और यहां पर ये सीधे सीधे कहता है कि कोई भी व्यक्ति आदिवासी जमीन को नहीं खरीद सकता है, कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासी जमीन को नहीं खरीद सकता है। इस तरीके की जो खरीद फरोख्त है या फिर जो सौदेबाजी है, जो सेटलमेंट होते हैं जमीन को लेकर एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी के बीच में, तो उसको वहां पे प्रतिबंधित करता है, उस पर वहां पर रोक लगाता है। कौन? CNT एक्ट 1908, राइट। अब इसके बाद में फिर अगला वाला जो पॉइंट आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर अगला वाला जो पॉइंट आता है, अगला जो कानून आता है वो ये आता है शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1956, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1956, जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये सीधे सीधे ये कहता है कि समस्त वो आदिवासी भूमि जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, वो किसी भी गैर आदिवासी के द्वारा नहीं खरीदी जाएगी, या फिर वो नहीं खरीद सकता है, या फिर सीधे सीधे यहां पर सरकार को भी ये कहता है ये कानून कि किसी भी प्रकार से 5वीं अनुसूची की जो भूमि है वो गैर आदिवासी के नाम पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। सीधे सीधे यहां पर ये बात पूरा कंप्लीट करता है, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें और है, बहुत कंप्लीट, मतलब एक प्रकार से ये बोले कि अगर डिटेल में हम बात करें तो यहां पर इस कानून के ऊपर लगभग आधे घंटे तक हम कंप्लीटली बात कर सकते हैं। इतना सारा फैक्ट है इसमें, लेकिन शॉर्टकट में आपको केवल इस वीडियो में बता दे रहा हूं। हर एक कानून के बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपको दे रहा हूं, राइट। अगर आपको डिटेल में आपको देखना है तो मैंने आर्टिकल 244 के ऊपर डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, आर्टिकल 1905 के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, और आर्टिकल 19 के हर एक अनुच्छेद, हर एक सब क्लॉज को लेकर वीडियोस बनाए हैं। काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह बने हैं। आप इसी चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो वाला फोल्डर दिख रहा है, वीडियो के ऊपर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी या फिर सारे वीडियो दिखेंगे, उसमें आप एक एक वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर ये जो कानून है जिसके बारे में अभी हमने बात की, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1956, ये सीधे सीधे क्या कहता है, जो मैंने अभी बताया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितनी भी भूमि है, जो भी आदिवासियों की भूमि है, वो किसी गैर आदिवासी के नाम पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है और ना ही की जा सकती है, राइट। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब इसी कानून के कई बार उल्लंघन हुआ है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से निर्णय दिए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर यहां पर आता है समता वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1997,
समता वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1997, जिसके ऊपर मैंने आधे घंटे तो कम, लगभग 25 मिनट का लगभग जो वीडियो है वो कंप्लीट मैंने बनाया था। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन यहां पर इसी शेड्यूल एरिया एक्शन जो रेगुलेशन एक्ट है, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1956 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में क्या कहा गया है? जजमेंट पहला क्या कौन सा बताया मैंने? समता वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1997। दूसरा यहां पर यह है पंजाब का अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर प्रजापति 2004। तो इन कानूनों में सीधे यहां पर यही बोला है कि किसी भी प्रकार से कोई भी जमीन आदिवासी की जो जमीन है या फिर 5th शेड्यूल की जो जमीन है वो किसी भी प्रकार से गैर आदिवासी के नाम पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती, उस गैर आदिवासी के नाम पर नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपने अभी तक इस वीडियो में जितने भी कानून देखे हैं वो सीधे सीधे, नाम भले कानून के अलग अलग है लेकिन सीधे सीधे यही कहते हैं, बात एक ही करते हैं कि जो आदिवासी की भूमि है वो हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, नाम पर नहीं हो सकती है, या फिर गैर आदिवासी व्यक्ति उस आदिवासी व्यक्ति की जमीन को नहीं खरीद सकता है। राइट? अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति, इनके निर्णय में या फिर समता से जजमेंट के निर्णय में यहां पर यह बोला है कि अगर मान लो से किसी भी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से किसी आदिवासी की जमीन अपने नाम पर करवा ली है, किसी गैर आदिवासी ने अपने नाम पर करवा ली है, या फिर जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे सेटिंग वेटिंग करके या जो भी लेन देन करके उनकी जो जमीन है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर हो गई है, तो वो जो सौदा हुआ है, वो जो बात हुई है, वो सेटलमेंट हुआ है, उसको शून्य माना जाएगा, वो शून्य घोषित किया जाएगा। राइट? और वो जो जमीन जिसने ली है उससे वापस उस परिवार के नाम पर होगी जिससे उसने हड़पी थी। राइट? दोस्तों यहां पर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कानून आता है वो ये है कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। अब यहां पर ये जो कानून है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू है। अब यहां पर ये सीधे सीधे ये कानून भी यही कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी आदिवासी की जमीन है गैर आदिवासी के नाम पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो धारा है, इस कानून की धारा लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की जो धारा है 158, सेक्शन 158, वो ये कहता है कि मान लो किसी भी आदिवासी की जमीन धोखाधड़ी से किसी गैर आदिवासी के नाम पर हो गई है, तो यहां पर प्रशासन की ये जवाबदारी है कि उस जमीन को वापस उसी परिवार के, आदिवासी परिवार के नाम पर करवाई जाए। और ये यहां पर जवाबदारी ये देता है कौन? लैंड रेवेन्यू कोड, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की जो धारा है 158। राइट? अब यहां पर मान लो से कि पहली बात तो यह है कि कानून सीधे सीधे कहता है कि हो नहीं, जमीन मान लो से कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर हो नहीं सकती है और कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मान लो से कि कभी करना है, कोई कंडीशन, कोई गंभीर है, कोई मुद्दा ऐसा उठा है जिसमें एक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर करना है, तो वहां पर जो प्रशासन है या फिर सरकार है उसमें विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है परमिशन देने का वो होता है कलेक्टर का, जिला कलेक्टर का, क्योंकि जितनी भी जमीन है सारा सब कुछ है उसका जो भी सिक रिवेन्यू वगैरह जनरेट करने का या फिर लगाने का या फिर वसूल करने का जो सारा जो काम है वो एक कलेक्टर के पास होता है। राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे कलेक्टर दो तरीके से काम करता है, एक डीएम के रूप में, एक कलेक्टर के रूप में। दोनों ही अलग अलग है, काम दोनों अलग अलग है, व्यक्ति एक है लेकिन काम दोनों अलग अलग है। राइट? इसीलिए कलेक्टर को डीएम भी कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं, काम की वजह से। राइट? तो इस तरीके से अब यहाँ पर बात यहाँ पर यह आती है कि मान लो से धोखाधड़ी से किसी की जमीन किसी ने ले ली, राइट, अदर कास्ट के किसी व्यक्ति ने ले ली, तो वहां पर कलेक्टर की जवाबदारी रहेगी कि उस व्यक्ति से जमीन लेकर वापस उसके नाम पर ट्रांसफर करवाए। क्लियर है? ये यहां पर कौन कहता है? तो ये लैंड रेवेन्यू, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के सेक्शन 158 ये कहता है। किसका? इस अधिनियम का। वो ये कहता है कि अगर मान लो से कि किसी भी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से इस तरीके से कोई भी सेटिंगबाजी करके किसी आदिवासी व्यक्ति की अपने नाम पर जमीन हस्तांतरित कर भी लिए, तो फिर जिला प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर जवाबदार रहेगा और वो उस जमीन को वापस उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करवाने का काम करेगा जिससे उन्होंने ली है, यानी कि एसटी के जो भी व्यक्ति है आदिवासी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करवाने का काम करेगा। राइट? तो ये सारा सब कुछ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है जिनको संक्षिप्त में, शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। और मान लो कि आपको डिटेल में इस कानून को देखना है, किसी भी कानून को समझना है डिटेल में, तो आपको कमेंट करना है पूरा डिटेल में कि इस कानून के बारे में डिटेल में आप समझाइए, बताएं, तो मैं जो आपके लिए जरूर इसे कि उस पर एक वीडियो लाऊंगा और हर एक कानून को पूरे डिटेल में हम समझेंगे। अब यहाँ पर जो बात आती है इस परिवार की, तो यहाँ पर इनको किसी भी व्यक्ति को मानो से कि मानो उसकी जमीन किसी और के नाम पर हो भी गई है, उससे किसी ने करवा ली है, तो अब वो परिवार क्या कर सकता है, क्या प्रक्रिया है वो अपना सकता है जिसकी वजह से उनकी जो जमीन गई है वो वापस उनको मिल जाए। राइट? तो सिंपल इसके बारे में मैंने बता दिया है कि इसके बारे में किस तरीके से क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर इस परिवार का जो भी नुकसान हुआ है, इनकी जो भी जमीन गई है, उसके लिए कोर्ट में मतलब से कोर्ट में जो मामला है वो पहुंच गया है हाई कोर्ट में।
अब हाई कोर्ट पूरे फैसले लेगी, सारे वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगी, सारा सब कुछ एनालिसिस करेगी, पुराने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगालेगी और उसके बाद में फिर ये देखेगी कि मान लो ये जमीन पहले किसके थी, अभी प्रेजेंट टाइम में किसकी है और क्या मामला है वास्तव में। इन सभी कानूनों को आधार बनाकर फिर वहाँ पे लास्ट में एनालिसिस करके डिसीजन दिया जाएगा कि हाँ ये जमीन किसकी थी और किसके नाम पे है, राइट। क्या सही डिसीजन है वो कोर्ट वहां पर देगी। और जब भी डिसीजन आएगा आपको वहां पर इसका अपडेट जरूर दूंगा आपको, ताकि आप सभी लोग हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको भी समझ पाएं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के कम बताए हैं, तो हाई कोर्ट के इस निर्णय में क्या आता है वो आपको जरूर बताऊंगा, राइट। चलिए दोस्तों, लास्ट में इस वीडियो को आपने यहाँ तक पूरा देखा है, समझा है, मतलब यहाँ पर ये है फिक्स है कि आप एक जागरूक युवा है, समझदार युवा है और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत आधार है। क्योंकि इतना मानसिक नॉलेज रखने की चाहत भी किसी में है वो बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में फैला दें ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक साथी, हर एक दोस्त इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी जो संपत्ति है, अपनी जमीन है, उसकी सुरक्षा कर पाएं, राइट। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।